मैं इंडिया के लिए जान देने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और ऐसे में भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, पाकिस्तान धुआं है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा हर कायराना वार खाली जा रहा है और इस बीच भारत की तरफ से इस एक्शन से पाकिस्तान घबराया। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार, उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कह रहे हैं, अगर भारत रुका तो हम पीछे हटने को तैयार, हम और तबाही नहीं चाहते, ये पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान और नुकसान नहीं चाहता, ये पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का बयान है। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का ये बयान सामने आया है। इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय मुलाकात चल रही है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक, रक्षा मंत्री और सीडीएस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद हैं। और कुछ देर पहले आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास पर एनएसए भी पहुंचे थे, जिनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा मंत्री, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख से ये मुलाकात। एनएसए तो आज सुबह ही प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए थे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, क्या डिटेल्स मिल रही है, बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए पहले तीनों सेना प्रमुख पहुंचे, उसके बाद में सीडीएस पहुंचे, उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हुई एक बड़ी बैठक। ये बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के भीतर घटनाक्रम बदला है। रोमाना, हमने देखा है कि कल शाम को भी ये इसी तरीके की बड़ी बैठक हुई थी और उसके बाद में भारत की सेना ने पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उनको जो है न सिर्फ करारा उसको झटका दिया है, बल्कि उसके साथ ही में वो पाकिस्तान जिन जगहों से भारत के ऊपर ये हमले कर रहा था उन जगहों को भी नेस्तनाबूद किया है। और इसी वजह से आज की जो बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत की जो सेना की तरफ से अब तक जो कार्रवाई की गई है, आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री के पास में सारी जानकारियां तो पहले से ही पहुंच रही थी, लेकिन अब ये जो कार्रवाई की गई है ये तो की गई है। आगे पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको लेकर के किस तरीके से जो भारत की सेना की क्या रणनीति रह सकती है, कैसे जो उसको जवाब दिया जा सकता है, और अगर पाकिस्तान ये जो जिस तरीके से अब ये हमले कर रहा है इसको और बढ़ाता है या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के जो कई नेता और सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि अब हम फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर वो उस तरफ जो उसका ऐलान किया जाता है तो किस तरह से भारत की क्या रणनीति होगी, किस तरह से उसको जवाब देना है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। और फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक शुरू हो गई है। प्रिया, आप मेरे साथ में लौटूंगी। आपके पास बड़ी जानकारी यहाँ पर अंकित गुप्ता की तरफ से दी जा रही है कि ये महत्वपूर्ण बैठक है देश की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिहाज से। प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल तो आज सुबह ही पहुंच गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा नीरज से जानते हैं उन्हें क्या डिटेल्स मिल रही है। नीरज, बिल्कुल, मुलाकात ये जो हो रही है तीनों सेना प्रमुखों की, वो इसलिए ही है बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आखिरकार किस तरह की जो जवाबी कार्रवाई है, भारत का रिस्पांस कैसा रहा। पाकिस्तान ने जो अटैक किया, जो उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है, उसको लेकर सुबह में जो दिया, बीती रात दिया, जिसमें ड्रोन अटैक्स किए गए, मिसाइल अटैक किए गए भारत के ऊपर, सिरसा में किया गया, हमने देखा और भी जगह पर, जैसलमेर में भी उन्होंने मिसाइल अटैक किया। फाइटर जेट्स के साथ उन्होंने जो है डॉग फाइट
सामने आई निकलकर, तो उन सब की पूरी जानकारी और साथ ही अब आगे क्या, आगे किस तरह की और रणनीति भारत की रहेगी, किस तरह से जो भारत की जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा ताकि पाकिस्तान को जितने भी उसके मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जाए। मेरे साथ देखिए स्टूडियो में खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर मौजूद है। जनरल मेस्टन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अभी जिस स्थिति में हम बने हुए हैं जनरल मेस्टन, जाहिर सी बात है हमारी सेना मजबूत है, हर देशवासी को अपनी सेना पर भरोसा है, लेकिन अब आगे कदम क्या, ये तो जो राजनीतिक देश का नेतृत्व है और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वही तय करेगी आगे की दिशा। इस लिहाज से भी बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है सर। हाँ बिल्कुल रोमाना, ये बैठक बहुत ही ज़रूरी है और इस स्टेज पे, और इसकी आज स्ट्रैटेजी भी इवॉल्व होगी। देखिए स्ट्रैटेजी चेंज भी होती रहेगी, डिपेंड करता है पाकिस्तान कैसे और कहाँ रिएक्ट करता है। लेकिन अभी जितना भी पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, हमारी स्ट्रैटेजी अब हो गई है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों कर रहे हैं, एंड ऑफेंसिव इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है, और इसमें मेरे को लगता है काफ़ी चीज़ें और देखी जाएगी, डिप्लोमेटिक भी देखा जाएगा, क्योंकि ये जितने ड्रोन्स हैं ये तुर्की से आ रहे हैं। हो सकता है कि आज बड़ा फैसला हो जाए कि हमारा जो तुर्की के साथ सबसे बड़ा, हमारे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं अभी। सही। मेरे को लगता है कि आज ये जिस प्रकार तुर्की इनको इतने ड्रोन्स दे रखे हैं, और आपने देखे हैं ये इसी नूर खान एयरबेस में कराची एयरपोर्ट पे, और वहाँ पर उनकी एक शिप भी आई थी, जहाज भरकर आया था सर। हाँ, बिल्कुल, तो ये सारे ड्रोन्स उन्हीं को दे रहे हैं, इसलिए इसको छोड़े जा रहे हैं। जैसे इनका दिवाली के पटाखे मुफ्त में, तुर्की के साथ अब भारत को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मेरे ख्याल तो हमें नहीं, पीछे तुर्की को कसना होगा सर, या पहले पाकिस्तान का इलाज जरूरी है? नहीं, तुर्की को भी साथ करना है। देखिए सोर्स को भी काटना है और पाकिस्तान को भी है। तुर्की का इलाज है टूरिज्म, बिल्कुल इंडिया में एक हुक्म आ जाए कोई नहीं जाएगा। और पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को तो अभी देखिए ऑफेंसिव हम हो चुके हैं। उनके पाकिस्तान का जो नर्व सेंटर है, पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो पाकिस्तान का पंजाब में 8 में से 7 एयर बेसेस को हमने टारगेट किया है। एविएशन बेसेस हैं, एयर बेसेस हैं, और एक शुक्र को किया है वो जो सिंध में है। हाँ, तो कहने का मतलब है पाकिस्तान के हार्टलैंड में हमने स्ट्राइक किया है, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और वहाँ अभी जो उनकी जनता है वो भी देखेगी कि कितना प्रभाव हो रहा है। और देखिए एक और चीज़, हमने कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया है, सिर्फ उनके मिलिट्री एयर बेसिस पे पड़ा है। पाकिस्तान को देखिए, वो हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, सिविलियन रहीशे इलाकों में वो बम गिरा रहा है, ये ड्रोन्स को लॉन्च कर रहा है। तो अब देखिए कितना फ़र्क है, और वो किसके कहने पे कर रहे हैं, उन्होंने किसकी एडवाइस ली है? हमास की। हमास पिछले 1 साल से वहाँ घूम रहा था। जनरल मेस्टन, ये पाकिस्तान की तरफ से जो बिलबिलाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं, इसका स्टाइल पूरी तरीके से हमास स्टाइल नजर आ रहा है सर। एक तो वो ड्रोन्स जब छोड़ता है तो ऐसे झुंड में छोड़ देता है ड्रोन्स, है ना, और दूसरा सर वो ये इस तरीके की जो हरकतें कर रहा है वो रिहायशी इलाकों से अपने नागरिकों को ढाल बनाकर, और अपना जो हवाई क्षेत्र है वहां पर भी जो सिविलियन प्लेन्स हैं उस पर किसी तरीके की उसने रोक नहीं लगाई है। मतलब हर तरीके से वो जो आम नागरिक हैं उनको अपनी ढाल बनाकर और भारत के खिलाफ नापाक हरकतें अंजाम देने की ये पाकिस्तान की जो रणनीति है, अब ये हमास स्टाइल नजर आ रहा है। बिल्कुल। आप देखिए पाकिस्तान अपने को कहलाती है प्रोफेशनल आर्मी। अगर आप प्रोफेशनल है तो आपने हमास को क्यों बुलाया? वो भी 1 साल तक वो आ रहे थे, आपको वो गाइड कर रहे थे। और ये जो पहलगाम अटैक हुआ है वो बिल्कुल 7 अक्टूबर का अटैक है जो इजराइल में हुआ था, बिल्कुल ये कोरिलेटेड है। और ये हमास की स्ट्रैटेजी थी, वो रॉकेट को फायर किए, बंधक बनाओ। अभी तो वो ये भी कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये जो आपने सिविलियंस को ढाल बनाना है वो कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो उनकी एक फ्लाइट चल रही है कराची से लाहौर तक, जो कल भी दिखाया था, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ वो दमाम से भी आ रही थी सर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आ रही हैं उनकी, बिल्कुल। दमाम से भी लाहौर तो उसका उसमें पैसेंजर्स कौन है? पाकिस्तान के लोग। उनको वो ढाल बनाना चाहता है, उनको सैक्रिफाइस करना चाहता है। पाकिस्तान आर्मी को अपने सिविलियंस से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उनको ढाल बना के चाहे वो मर जाए। और हैरान मत होइएगा कि पाकिस्तान हो सकता है कि एक अपनी फ्लाइट को भी उड़वा दे, खुद उड़ा दे और भारत को बदनाम करने के लिए। तो ये अभी हमारी जितनी भी सर्वेलेंस सैटेलाइट्स वगैरह हैं, ये सब कुछ हमें बिल्कुल कोऑर्डिनेट, क्योंकि विश्व को ये हमें प्रमाण देना पड़ेगा, ये पाकिस्तान अपने लोगों के साथ भी टेररिज्म कर रहा है। वो सर अफगानिस्तान में भी उसने चाल चलने की कोशिश की है ना। वो पाकिस्तान जो है अपने लोगों को भी भारत के खिलाफ इस तनाव वाली स्थिति में चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही तो पाकिस्तान की फितरत है। और पाकिस्तान का मतलब इस वक्त पाकिस्तान की वो सेना है जिसका जनरल जिहादी है, और वो जिहादी जनरल इंसान की कद्र नहीं करता है। वो अंधा हो चुका है धर्म को लेकर, उसमें जहर इतना ज्यादा है, हिंदू और मुसलमान का फर्क वो इंसानों में करता है। और ऐसे में अपनी जनता को भी वो बलि का बकरा बना
देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीच एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें निशाना बनाकर गोलीबारी की जा रही है। अभी जिसका जिक्र जनरल मेस्टन भी कर रहे थे, देखिए इस बात को बार बार भारत की तरफ से बताया जा रहा है कि साहब हम जो हैं सिर्फ हमने पहले तो आतंकवाद के जो अड्डे थे उनको नेस्तनाबूद किया और उसके बाद अब जो हमारा एक्शन है वो रिस्पॉन्सिव है। हम अनुपातिक तरीके से प्रोपोर्शनेट अंदाज में जवाब दे रहे हैं और एयरबेस को भी उनके इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान हवाई जो घुसपैठ है भारत में उसकी कोशिश कर रहा है। इसी वजह से हमने निशाने पर उनके एयरबेस लिए हैं, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान सीधी लड़ाई लड़ने की हमारी सेना से क्षमता रखता नहीं है। पाकिस्तान छद्म युद्ध लड़ रहा है और हमेशा से पाकिस्तान की नीति आतंकवादियों के सहारे प्रॉक्सी वॉर की भारत के साथ रही है और अभी भी पाकिस्तान जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के रिहायशी इलाके हैं, वहां निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान की कायराना हरकत जहां अंजाम देने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, वहीं से एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, आपको दिखा देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद अब चक्कादा बाग वीरान हो गया है। यानी ये वो इलाका है जहां से भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके यानी जो पाक अधिकृत कश्मीर है और हिंदुस्तान के बीच में जहां ट्रेड होता था, साझा ट्रेड होता था, वाटर ट्रेड होता था, ये वही इलाका है और इस पूरे इलाके को बनाया गया था 2008 में। लेकिन अब जब से भारत ने व्यापार बंद किया है तब से ये इलाका एकदम वीरान है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ पाक अधिकृत कश्मीर से सामान लाती थी और भारत की तरफ से पाक अधिकृत कश्मीर को सामान लेकर जाती थी, वो गाड़ियों के लिए ये सारा सेंटर बनाया गया था। लेकिन दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्तों के बाद अब इस वीरानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चक्कादा बाग जो व्यापार सेंटर था वो पूरी तरह से वीरान और अस्त व्यस्त बर्बाद हालत में पड़ा है। यहाँ कोई काम ऐसे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है, ना कोई गाड़ियों की आवाजाही है और ना ही किसी भी तरह के सामान के भंडारण का यहाँ अब कोई इंतज़ाम है। भारत ने ये एक अच्छी पहल की थी, वाटर ट्रेड किया जाता था। वाटर ट्रेड का मतलब होता है कि अगर आप भारत से कोई सामान लेकर जा रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर में तो आपको सामान के बदले सामान ही लाना होगा पाक अधिकृत कश्मीर से भारत। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम चलता था और वो सारा आदान प्रदान जो है गाड़ियों में इसी जगह पर होता था। मगर अब यहाँ की वीरानी बता सकती है आपको कि ना व्यापार हो रहा है, ना यहाँ व्यापार योग्य ये स्थल बचा है। लेकिन ये स्थल है कहाँ पर, अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। हम पुंछ इलाके के बिल्कुल बॉर्डर एरिया में हैं, जहां से पाकिस्तान के लिए जो रावलकोट का एरिया है वो शुरू होता है। उसी जगह पर ये चक्कादा बाग इलाका जो है बनाया गया था और चक्कादा बाग जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड के लिए माना जाता था। लेकिन ट्रेड तो छोड़िए, अब इस इलाके की क्या हालत है आपने ये तो देख ली है। ऊपर ये जो पहाड़ियां हैं ये सारी फॉरवर्ड पोस्ट में आपको दिखा देता हूं। ये सब जो है वो आखिरी हद है, इन पहाड़ियों के उस तरफ जो है वो पाकिस्तान पड़ता है और इस पूरी पहाड़ियों पर भारतीय आर्मी जगह जगह पर अपनी मोर्चेबंदी करके बैठी हुई है। इस वक्त ये पूरा एलओसी का इलाका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये इलाका है कहां पर। इस आयरन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद इलाका चक्कादा बाग आता है जहां से ट्रेड होता था और उसके पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं यहां से शुरू हो जाता है इंडियन आर्मी का अधिकार क्षेत्र वाला इलाका। यानी सिविलियंस को इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। रावलकोट यहां से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो सारे इलाके आगे सारी पहाड़ियां वो सारी रेंज एलओसी की है और वहां पर इंडियन आर्मी मौजूद रहती है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे पुंछ से आगे एलओसी के करीब की, जहां पर चक्कादा बाग इलाके के आगे अब आर्मी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी तैनाती को बढ़ाया है। हालांकि एलओसी पर पहले ही सब कुछ तैयारी के साथ रहता है, लेकिन जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है उसके बाद ये इलाका और भी संवेदनशील हो गया है और ये नदी और ये पहाड़ियां जहां रात भर शेलिंग चलती है और पुंछ तक शेलिंग के गोले वो शेल वहां पहुंचते हैं जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं, वो सब यहीं से ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन भारतीय आर्मी भी पाकिस्तान को इतना करारा जवाब दे रही है कि 4 के बदले 40 गोलों वाली शेलिंग इस रावलकोट की इन एलओसी रेंजेस से दागी जा रही है।
बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान भारत के साथ इस पूरी लड़ाई को युद्ध में तब्दील करना चाहता है? अगर युद्ध में तब्दील करना चाहता है तो फिर वो जो हरकतें कर रहा है, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू हो, चाहे राजस्थान हो या फिर गुजरात हो, वहां पर उसे हमला करने की कोशिशें करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो इनसे बाज नहीं आया तो किसी भी दिन भारत फिर ये कह देगा कि ये युद्ध अब आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ है। और अगर पाकिस्तान ये सब हरकतें बंद करता है, डी एस्केलेशन में जाता है, तो जाहिर सी बात है भारत की जो कार्रवाई थी वो केवल और केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की थी जो पाकिस्तान में मौजूद था। अब आतंकवाद को पनाह देने वाला देश अगर आतंकवादियों के लिए लड़ने की बात करता है, युद्ध की बात करता है, तो फिर ये माना जाएगा कि पाकिस्तान की वॉर फॉर टेररिज्म है। और अगर भारत उसका जवाब देता है तो ये माना जाएगा कि ये युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ, यानी जो अब लड़ाई चल रही है ऑपरेशन की, ये युद्ध जो है वो युद्ध अगेंस्ट टेररिज्म है। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को चूज करना है कि उसे भारत की तरह जो है वो इस बात पर कायम रहना है कि भारत को और ज्यादा युद्ध के लिए उकसाए ना। अगर उकसाता है तो अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। और अगर वो युद्ध नहीं चाहता है, अगर वो ये चाहता है कि भारत उसके खिलाफ युद्ध जैसी कार्रवाई ना करे, तो फिर उसे इन तमाम चीजों को, जो हरकतें वो कर रहा है, चाहे ड्रोन से कर रहा है, मिसाइल से कर रहा है, रात के अंधेरे में कर रहा है, उन्हें तुरंत रोकना होगा। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जगविंदर पटियाल, LOC, चक्का दा बाग, पुंछ। तो ये पुंछ इलाके से एक तरीके से आप कह सकते हैं युद्ध भूमि है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीषण गोलीबारी जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है वो सीजफायर का उल्लंघन इन्हीं इलाकों में किया जा रहा है। उरी से लेकर पुंछ से लेकर कुपवाड़ा की तरफ पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको वॉर रूम लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी अपर्णा के पास। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं वॉर रूम से, जो इस वक्त की ब्रेकिंग मिल रही है कि लगातार पाकिस्तान की कायराना और नापाक हरकतें जारी हैं। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। ये बड़ी खबर दर्शकों को हम दे रहे हैं वॉर रूम से। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में ये धमाका हुआ है और दोपहर 12 बजे के आसपास से धमाका हुआ है, जानकारी मिल रही है। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है और जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में ये पाकिस्तान की ओर से धमाका किया गया है। रोमाना। वॉर रूम से बड़ी खबर दे रही है हमारी सहयोगी अपर्णा। अपर्णा बता रही है कैसे जम्मू कश्मीर का राजौरी सेक्टर है और राजौरी सेक्टर इस वक्त अचानक से एक्टिव हुआ है। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए जो धमाका हुआ है उसके बाद यहां पर धुएं के गुबार उठते हुए नजर आ रहे हैं और ये आवाज भी गोलाबारी की यहां सुनी जा सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है और डिटेल्स के साथ। नीरज। रोमाना, क्योंकि LOC पर इस वक्त जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से युद्ध विराम उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, तो जवाबी कार्रवाई जो है भारतीय सेना कर रही है। और जो हमने देखा कि वीडियो भी ADGPI ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड किया है, वो उसी का ही नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार मोर्टार्स की फायरिंग हो रही थी, आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी और स्मॉल आर्म्स तो पहले से ही हो रही थी, 22 अप्रैल की से हो ही रही थी। तो ऐसे में भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है। अपनी ATGMs यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए बंकर्स बस्ट किए जा रहे हैं, टेरर लॉन्च पैड्स जिनके जरिए आतंकी जो थे भारत में भेजे जा रहे थे LOC पर घुसपैठ कराकर, उन सब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। और रोमाना, जो साउथ ऑफ पीर पंजाल का जो एरिया है, यानी कि जो पुंछ राजौरी वाला जो सेक्टर है, अखनूर वाला सेक्टर जो है, मेंढर वाला है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। ये माना जा रहा है कि कल भी जो था 20 जगह पर युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ था, जिसमें से 7 जो थे कश्मीर घाटी यानी नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और 13 की जगह जो थी जो घटनाएं हुई थी वो साउथ ऑफ पीर पंजाल हुई थी, यानी कि यही जहां पर अभी के वीडियो हम देख रहे हैं, राजौरी, पुंछ, अखनूर और जम्मू सेक्टर। ठीक है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन जनरल वेस्टर्न के ले लेती हूँ यहाँ पर। जनरल वेस्टर्न, ये अभी तक जिस तरीके की तस्वीरें युद्ध विराम उल्लंघन ये रात के वक्त अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन अब दिन में भी ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, तो ये सीधे सीधे वो जो हम कह रहे हैं कि साहब एस्केलेशन बढ़ता हुआ, तनाव बढ़ता हुआ, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिसका जिक्र किया गया, ये वही कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, तनाव वृद्धि। और बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल में जो पाकिस्तान कर रहा है, दिन में भी रात में भी, और उसने अभी दिन में भी ये ड्रोन्स श्रीनगर और अवंतीपुरा के पास भेजे। साफ जाहिर है वो अब दिन रात सब जगह करना चाहता है। वो मतलब ये क्यों कर रहा है, वो अभी हताश हो चुका है, क्योंकि अब वो उसको लग रहा है कि शायद कहीं कोई सक्सेस मिल जाए। भारतीय सेना जो लाइन ऑफ कंट्रोल में है,
रोमाना, मैं खुद एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ जी सर। और लाइन ऑफ कंट्रोल में मैंने 4 बार नौकरी की, एज अ कैप्टन, एज अ मेजर और एज अ कर्नल, कमांड भी वहीं की थी। तो वहाँ मैं बहुत फेमिलियर हूँ। पाकिस्तान को हमने हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल में इतना डोमिनेट करके रखा है। और मेरे को याद है वो जब जवान होते थे मेरे साथ, बोलते थे साहब हुक्म दो, इनको हमला करना है। आज तो ये अभी स्थिति होगी कि जवान भी यही चाह रहे होंगे कि हुक्म मिले, लेकिन भारतीय सेना संयम रखी हुई है। लेकिन इनको हम फायर से दबा के इनका सिर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार ये वीडियो ये मतलब डोमिनेशन है, वो हवा में डोमिनेशन, जिसको लेकर पल पल का हम अपडेट आप तक दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये एलओसी पर भी भारतीय सेना का डोमिनेशन है। आपको इन तस्वीरों को देखकर इस बात का एहसास होना चाहिए कैसे सेना मुस्तैद है पाकिस्तान का सिर वहीं पर कुचलने के लिए, जहां से पाकिस्तान की तरफ से ये कोई भी नापाक और कायराना करतूत हमारे खिलाफ करने की कोशिश की जाती है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। बड़ी खबर यह आ रही है कि जो चारधाम यात्रा है, हेलीकॉप्टर के जरिए वो चारधाम यात्रा फिलहाल स्थगित की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से चारधाम यात्रा स्थगित की गई है। यह फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसको फिलहाल रोका गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और जितना हम समझ पा रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से ही यह फैसला लिया गया होगा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और वहां पर किसी तरीके की सुरक्षा में कोई चूक का मामला ना हो, इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर के जरिए जो सुविधा यात्रियों के लिए थी कर पाने की, उसे फिलहाल स्थगित किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नीरज राजपूत का जरा रुख करते हैं और नीरज से जानते हैं। नीरज, ये नापाक कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से जो की जा रही हैं, ये पाकिस्तान जिस तरीके से हवाई घुसपैठ की फिराक में है, ऐसे में कहीं किसी तरीके का खतरा और उसकी कोई आशंका हो ही ना, इसीलिए ये एहतियाती कदम है फिलहाल कि चारधाम यात्रा के लिए जो हवाई हेलीकॉप्टर सेवा है उसको फिलहाल बंद किया गया है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए होगा। और हमने देखा भी था कल या परसों की घटना है जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ जिसमें हमारे जो तीर्थयात्री थे उनकी जान भी गई थी। इसीलिए ये एहतियात के तौर पर जो है कदम उठाया गया है। जो और 32 एयरपोर्ट इस वक्त जो है हमारी जो पश्चिमी सीमा में और उत्तरी सीमा में है, यानी उत्तर भारत और पश्चिम भारत में है, वहाँ पर 32 एयरपोर्ट को जो है 14-15 मई तक बंद कर दिया गया है। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि भारतीय वायुसेना के जो इस वक्त जो है कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। वहाँ पर पूरी एयर स्पेस की सुरक्षा की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी भी तरह की कोई दुस्साहस ना हो पाए, मिसएडवेंचर ना हो पाए, उसके लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है। और शायद ये बहुत अच्छा कदम उत्तराखंड सरकार ने लिया है कि ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है इसमें किसी भी तरीके से जो भारतीय वायुसेना के या हमारी थल सेना की भी एयर डिफेंस में भी कोई किसी भी तरह की कोई जो उनकी बाधित ना हो पाए ऑपरेशन, उसके लिए ही ये कदम उठाया गया होगा। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी खबर है। ये चारधाम के लिए चलने वाली जो हेलीकॉप्टर सेवा है उसको फिलहाल स्थगित किया गया है। हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो रोकी गई है। चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का यात्री अभी उपयोग नहीं कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल चारधाम के लिए रोकी गई है। और आप सब जानते हैं जिस तरीके से 6 और 7 मई की वो रात और भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों को नेस्तो नाबूद किया गया, उसके बाद से जो पाकिस्तान बिलबिला रहा है, ऐसे में अपने देश के नागरिकों को लेकर जिस बात का जिक्र अभी नीरज भी कर रहे थे कि एहतियात पूरी बरती जा रही है और उत्तर और पश्चिम भारत के अंदर करीब 32 के आसपास ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां फिलहाल हवाई सेवा जो है वो 14-15 मई तक के लिए स्थगित की गई है। और ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जल्दी से आपको वॉर रूम लेकर चलेंगे अपनी सहयोगी अपर्णा के पास। अपर्णा, बिल्कुल बड़ी खबर रोमाना यहाँ दर्शकों को बता रहे हैं वॉर रूम से जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मिल रही है वो दर्शकों को बता दें। जम्मू कश्मीर से जम्मू के बिश्नाह इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन गिरा है। पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया है। बड़ी खबर यहां बता रहे हैं जम्मू के बिश्नाह इलाके में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी हमले को पूरी तरह से भारतीय सेना ध्वस्त कर रही है। रोमाना आ गई हैं, देख रहे हैं आप, ये जम्मू की तस्वीरें हैं और ये जम्मू का बिश्नाह इलाका है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है और ये ड्रोन जो नजर आ रहा है ये बड़ा ड्रोन नजर आ रहा है। अभी जिस बात का जिक्र जनरल बेस्टन कर रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं ये तुर्की है और तुर्की ने वो जो एक बड़ी खेप दे दी है और ऐसे में वो तुर्की को भी पीछे से कसना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए किस तरीके से वो झुंड में पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन भेजे जाते हैं, हवाई घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, जो हर बार पाकिस्तान का हमारी सेना मुस्तैदी से नाकाम कर रही है। हर असला पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा है वो नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें ड्रोन की जनरल बेस्टन
बिल्कुल ये तुर्की के ड्रोन है और साफ जाहिर है कि ये बड़ा ड्रोन होगा सर जो देखने हाँ में मिल रहा है। ये थोड़ा काफी बड़ा लग रहा है क्योंकि ये छोटा वाला ड्रोन नहीं है और इसमें पक्का हथियार था, वो दिख भी रहा है मेरे को, एक वो रॉकेट टाइप उस पर बांध रखा है उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि ये टर्की को तो कसना पड़ेगा, इंडियन टूरिज्म बंद हो जानी चाहिए वहाँ, और पाकिस्तान और टर्की दोनों को शर्म आ रही होगी ये चित्र देख के कि उनके 100 को ये इतने वो बोलते हैं बड़े कामयाब ड्रोन्स हैं, कामाकाजी ड्रोन्स हैं, किस प्रकार भारतीय डिफेंस सर्विसेज फोर्सेज इनका मुकाबला करके इनको गिरा रही है। सर मैं आपको रोकूंगी, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए जो जानकारी मिल रही है 6 और 7 मई की रात जिस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया और आतंकवादियों को मारा गया, उसमें बड़ा आतंकवादी, नाम गौर से सुनिएगा, आतंकवादी मुदस्सिर कादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल, वो मारा गया। ये बड़ी खबर है जो इस वक्त मैं एबीपी न्यूज पर आपको बता रही हूं। आतंकवादी अबू जुंदाल भी मारा गया और अबू जुंदाल ही वो आतंकवादी था लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ, जो लश्कर तैयबा का मुरिदके में जो हेडक्वार्टर था, मरकज तैयबा, उसका इंचार्ज था। और आपको बता दूं, वो जो आपको ध्यान है ना कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, पाकिस्तान के आतंकवादी को मरने के बाद जनाजों के सामने खड़े हुए नजर आ रहे थे पाकिस्तानी सेना के वर्दीधारी नमाज जनाजा अदा करते हुए। वो यही आतंकवादी अबू जुंदाल था जो मारा गया, यही आतंकवादी जिसका नाम मुदस्सर कादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल, लश्कर तैयबा का कमांडर इंचार्ज मरकज तैयबा मुरिदके में, वही मारा गया था। उसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। उसी का जनाजा जो है वो पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री से लेकर वहां के राष्ट्रपति तक ने उसके जनाजे के लिए फूल भेजे थे, मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ऐसे में अब बाकायदा एक फहरिस्त सामने आ रही है, वो कौन कौन से बड़े आतंकवादी जो मारे गए हैं, उनके नामों की लिस्ट सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है और डिटेल्स के साथ। मेघा जी रोमाना, मैं एक एक करके आपको नाम बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि वो कितने इम्पोर्टेंट थे। ये सारे जितने टेररिस्ट मारे गए हैं, जो लिस्ट हम लोगों के पास है, एटलीस्ट 5 बड़े नाम हैं, मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। सबसे पहला नाम है मुदस्सर कादियान खास, जिसको मुदस्सर अबू जुंदल के भी नाम से जाना जाता था। आपको याद होगा अबू जुंदल की तलाश भारत को बहुत समय से थी, मगर मुझे सही याद है तो 26/11 के समय से भारत को अबू जुंदल की तलाश थी। ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट था और मरकज तैयबा जो मुरिदके में है उसका इंचार्ज भी था। इसे ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, जहां गार्ड ऑफ ऑनर में पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी रेंजर्स खड़े थे उसके फ्यूनरल में, और उसके पार्थिव शरीर को पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग में ड्रेप किया गया था। और उसके बाद बहुत सारी बातें हुई थी इस बात और मेघा इसी के जनाजे की नमाज पढ़ाई थी आतंकवादी, वो जमातुद्दावा वाले हाफिज अब्दुल रऊफ ने, वो जो आतंकवादी नजर आ रहा था ना नमाज पढ़ाते हुए, जनाजे की नमाज, वो आतंकवादी ने इसी अबू जुंदाल की नमाजे जनाजा पढ़ाई थी। मेघा और कौन कौन से आतंकवादियों के नाम है इस फहरिस्त में? इनके जनाजे पर एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तानी आर्मी के और एक आईजी पंजाब पुलिस के, इन लोगों ने उनके जनाजे के आगे। अब आइए आप हाफिज मोहम्मद जमील पर, जो कि जैसे मोहम्मद के थे और ये मसूद अजहर के बड़े भाई थे। हाफिज मोहम्मद जमील मसूद अजहर का बड़ा भाई, ये भी इंचार्ज था मरकज सुबदान अल्लाह भवालपुर में। आपको याद है भवालपुर में 4 एक्सप्लोजन हुए थे उस दिन जब भारत ने स्ट्राइक किया था, उस मॉस्क पे स्ट्राइक किया था, जिसे पाकिस्तान की सरकार ने बोलने की कोशिश करी थी कि सिर्फ मस्जिद है, यहाँ पर इनोसेंट लोग मारे गए हैं। पर अब देखिए जब सच्चाई बाहर आ रही है तो वहाँ टेररिस्ट मारा गया है जिसका नाम हाफिज मोहम्मद जमील है, जो कि जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर का बड़ा भाई था। ये एक्टिवली इन्वॉल्व था टेररिस्ट एक्टिविटीज में, इंडोक्ट्रिनेशन करता था और फंड रेजिंग करता था जैश ए मोहम्मद के लिए। अब इसके आगे बढ़िए मोहम्मद उस्ताद जी अर्फ मोहम्मद, बहुत बड़ा नाम है गोशी साहब, इसे भी बहुत समय से भारत ढूंढ रहा में कई अलग अलग टेरर एक्टिविटीज जो भारत में हुई है, टेरर अटैक्स हुई है गोशी साहब से,
इन्वॉल्वमेंट थी। इनकी एफिलिएशन फिर जैश ए मोहम्मद के साथ थी, ये जैश ए मोहम्मद के मेंबर थे, ये बहनोई थे मसूद अजहर के, और ये वेपन ट्रेनिंग। आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता देती हूं जल्दी से। ये बाकायदा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो सामने निकल कर आई है और उसमें 5 बड़े आतंकवादियों के नाम हैं और जिसका जिक्र मेघा कर रही थी। तीसरे नंबर पर जिस आतंकवादी का नाम है उसका नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ गोसी साहब। जैश ए मोहम्मद से इसका जुड़ाव, बहावलपुर में जो मरकज़े सुभान अल्लाह को तबाह किया गया, आतंकवाद के अड्डे को, वहीं पर यह भी मारा गया। और ये मौलाना मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का मुखिया है उसका बहनोई है। ये खास तौर पर ट्रेंड था, बड़े से बड़े हथियार को ये आसानी से चला लेता था और आतंकवादियों को हथियार चलाने की ये ट्रेनिंग देता था। और साथ ही आपको बता दूं कि ये वांटेड भी था। IC 814 हाईजैकिंग जो हुई थी उस मामले में ये वांटेड मोहम्मद यूसुफ अजहर, मसूद अजहर का बहनोई, ये भी मारा गया। चौथा नाम सुनिए, चौथे आतंकवादी का नाम खालिद उर्फ अबू अकाशा। ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक के बाद एक आतंकवादी घटनाएं हो रही थी उसमें इसका हाथ बताया जाता है और साथ ही यह हथियारों की स्मगलिंग करवाया करता था अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते भारत तक। और इसका जो जनाजा है वो फैसलाबाद में उठा जहां पर पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए थे। यहां तक कि फैसलाबाद पाकिस्तान पंजाब प्रांत का बड़ा शहर है, वहां का जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी इसके जनाजे में शामिल हुआ था। उसकी तरफ से इसको श्रद्धांजलि दी गई थी और तभी वो तस्वीरें सामने आ रही थी ना आतंकवादियों की, पाकिस्तान की सेना के साथ करीबी की, सांठगांठ की। इसके अलावा 5वां नाम इस फहरिस्त में जो है वो 5वां नाम है मोहम्मद हसन खान का। मोहम्मद हसन खान जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। ये मुफ्ती असगर उसका बेटा है जो कश्मीर के अंदर खासतौर से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है। POK से ये ऑपरेट करता था और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। तो ये वो आतंकवादी, ये वो इंसानियत के दरिंदे जो जम्मू कश्मीर में भारतीयों का खून बहाने के षड्यंत्र और सूबे बनाया करते थे, उन्हीं मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो की गई, आतंकवाद के जो अड्डे नेस्तो नाबूद किए गए, उसमें ये बड़े आतंकवादी मारे गए हैं। अबू जुंदाल नाम आपने कितनी ही बार सुना होगा। हिंदुस्तान का दुश्मन अबू जुंदाल खत्म हुआ। हिंदुस्तान का दुश्मन हाफिज मोहम्मद जमील, मौलाना मसूद अजहर का बड़ा भाई, वो ढेर हो गया है। मोहम्मद यूसुफ अजहर, मौलाना मसूद अजहर का बहनोई, वो ढेर हो गया है। IC 814 हाईजैकिंग केस में ये मोस्ट वांटेड था। इसके अलावा खालिद उर्फ अबू अकाशा और मोहम्मद हसन खान, वो भी बड़े आतंकवादी जम्मू कश्मीर में जो हथियार पहुंचाने से लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के मंसूबे और साजिशें रचते थे। ये वो 5 बड़े आतंकवादी जो ढेर हुए हैं। बाकायदा इनका नाम यहां पर रखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वो आतंक के बड़े चेहरे थे जिनकी तलाश भारत को लंबे वक्त से थी। और एक नहीं, दो नहीं, ये 5 आतंक के बड़े कमांडर, जैश से लेकर लश्कर तैयबा तक के जिनसे तार जुड़ते हैं वो ढेर हो गए हैं। और यकीनन इससे लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों की कमर टूटी है। वही वार जिसका वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की जनता से किया गया था, वही वार इस बार आतंक और आतंकवादियों पर हुई है। मेघा जी बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके के नाम हम बता रहे हैं, जो 5 नाम हैं, उसमें से तो 3 नाम ऐसे हैं जो सालों से भारत उन्हें ढूंढ रहा था। आप शुरू करिए अबू जुंदल से। जैसा मैंने आपको कहा 26/11 के बाद से अबू जुंदल को ढूंढ रहे थे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है रोमाना, लोग समझे या ना समझे। और उसके बाद हाफिज मोहम्मद जमील जो कि ब्रदर इन लॉ है, बहनोई है मसूद अजहर का, वो, और फिर मोहम्मद यूसुफ अजहर जो कि फिर ब्रदर इन लॉ मसूद अजहर का, ये सारे लोग। उसके बाद आप समझिए अबू अकाशा भी एक बहुत बड़ा नाम था जिसे भारत ढूंढ रही थी। और उसके बाद फाइनली आपके पास मोहम्मद हसन खान है जो भी जैश ए मोहम्मद के हैं, और मुफ्ती असगर खान कश्मीरी इसके बेटे हैं जो कि ऑपरेशनल कमांडर जैश ए मोहम्मद का है POK में। तो आप देखिए ये सारे नाम बहुत बड़े हैं जिनमें से कुछ को तो भारत ही ढूंढ रहा था और जो सक्रिय तरीके से ना सिर्फ रिक्रूटमेंट कर रहे थे, ना सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे, पर भारत में आतंकी हमलों में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब ये सारे मारे गए हैं कब? जो पहली एयर स्ट्राइक भारत ने करी
6 और 7 की इंटरवीनिंग नाइट को, आप टेक्निकली कहेंगे 7 मई की सुबह को, उस वक्त जब पाकिस्तान इस बात पे लगा हुआ था, अड़ा हुआ था कि जब भारत कह रहा है कि हमने सिर्फ चुन के आतंकी हमलों पर, आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और किसी भी सिविलियन जगह पर या किसी भी मस्जिद पर, किसी स्कूल हॉस्पिटल पर, किसी भी रिहायशी जगह पर नहीं हमला किया है, तो पाकिस्तान का कहना था देखिए सिर्फ और सिर्फ सिविलियन मारे गए हैं। और अब देखिए सबूत आगे है कि वो टारगेटेड अटैक्स थे, वो सिर्फ टेरर कैंप्स पे थे, टेरर आउटफिट्स पे थे और टेरर हेडक्वार्टर पे थे। और इसीलिए इस तरीके की कामयाबी भारत को मिली है। जिस तरीके के नाम हम बता रहे हैं, 2 दिन जरूर 3 दिन लगा इस बात की पुष्टि करने में कि कौन बड़े आतंकी थे जिनका सफाया हो गया। और अब ये लिस्ट है भारत सरकार के पास जो हम साझा कर रहे हैं। शायद इस लिस्ट में और भी नाम जुड़े, रुमाना समय लग रहा है ना पाकिस्तान से ये सारी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान की सरकार मानने को तैयार ही नहीं। पहले तो वो मानते ही नहीं कि वो टेरर आउटफिट्स अपने जमीन पर रखते हैं, वो दूसरा मानते ही नहीं कि ये सब टेररिस्ट उनके यहाँ है, और तीसरा वो मानते ही नहीं कि ये टेररिस्ट हैं। तो मुश्किल हो जाती है, इसमें समय लगता है। लेकिन अभी ये जो लिस्ट जारी की गई है सूत्रों के द्वारा भारत सरकार की, आपको पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा बड़ी कामयाबी है ये भारत सरकार के लिए। जबरदस्त कामयाबी मिली है हिंदुस्तान को। मेघा, इस बात को देश को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आतंकवादी मारे गए उनका आंकड़ा तो 100 के आसपास पहुंचता है, लेकिन वो तो सब छोटी मछलियां कहकर भी नकारा जा सकता है। पर ये जो 5 बड़े नाम सामने निकल कर आए हैं, इन्हें तो कहीं से आप नकार ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो आतंक के वो आका थे जो कठपुतलियों के तौर पर ब्रेन वॉश करके 17-17, 16-16, 18-18 साल के लड़कों को हिंदुस्तान में भेजा करते थे हिंदुस्तानियों का खून बहाने के लिए। यही वो आतंक के आका जिनकी कमर तोड़नी जरूरी थी, जो मुरिदके में बैठे हुए थे, बहावलपुर में बैठे हुए थे, मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मतलब पाकिस्तान के दिल में बैठे हुए थे और वहां बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचते थे। हम हिंदुस्तानियों का खून बहाया करते थे और हम हिंदुस्तानियों को धर्म के आधार पर बांटने के लिए हिंदू और मुसलमान में बांटकर हिंदुओं की पहचान करके उनको गोलियां मारने के लिए तैयार करते थे आतंक की इस पौध को। उन्हीं के ये जनाजे निकले। ये देख रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से जनाजे निकल रहे थे पाकिस्तान में। 7 मई को मैं आपको बता रही थी कि ये जो जनाजे हैं, दरअसल ये पाकिस्तान में आतंक का जनाजा निकल रहा है। और अब लीजिए, उन बड़े आतंकवादियों के नाम सामने आ गए हैं जिसमें हिंदुस्तान का दुश्मन अबू जुंदाल मारा गया, हिंदुस्तान का दुश्मन हाफिज मोहम्मद जमील मारा गया, हिंदुस्तान का दुश्मन मोहम्मद यूसुफ अजहर मारा गया, खालिद उर्फ अबू अकाशा मारा गया, मोहम्मद हसन खान मारा गया। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये तो अभी शुरुआती नाम है, बड़े नाम जो आना शुरू हुए हैं, और इसी में देख लीजिए ना आप किस तरीके से मौलाना मसूद अजहर, वो जो इस आतंकवादी हमले के बाद कह रहा था मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, मुझे मार दो, जिसके घर के 14 लोग मरे थे, उसके घर के लोग कोई मासूम नहीं थे। 2 उसके बहनोई जो बड़े आतंकवादी थे, एक बहनोई तो वो जो IC 814 हाईजैक केस में भारत का मोस्ट वांटेड था, ये आतंकवादी ढेर हुए थे। नीरज, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बड़ी कार्रवाई जो भारत ने की थी ऑपरेशन सिंदूर में, करीब 100 से 150 करीब आतंकी जो मारे गए थे, वो मुरीदके में और साथ ही भावलपुर में और POK में जो 9 जगह पर एयर स्ट्राइक की थी, और साथ ही भारतीय सेना की जो कार्रवाई हुई थी, अब उसमें बिल्कुल साफ तौर पर साफ हो चुका है कि कौन कौन से बड़े जो आतंकी थे वो मारे गए थे। और उनमें मारे गए थे, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बताया, हाफिज मोहम्मद जमील जो कि मसूद अजहर का बड़ा भाई है और जो कि इंडोक्ट्रिनेशन करता है, फंड रेजिंग करता है। ये दरअसल जैश ए मोहम्मद के लिए जो पैसा इकट्ठा करना होता था इस्लामिक कंट्रीज से, वो इकट्ठा करता था, और इस पैसे का इस्तेमाल जो किया जाता था वो जो युवा होते हैं पाकिस्तान के, उनको बरगलाने के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, कट्टरपंथी के बनाने के लिए, और उसके बाद फिर उनको जो है पाकिस्तानी सेना के पास भेजा जाता था, जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती थी बालाकोट पे या और दूसरी जगह पर। और जो दूसरा बड़ा नाम मुरीदके का, जो मुरीदके जो हेडक्वार्टर है लश्कर तैयबा को, जो कि ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, उस हेडक्वार्टर का इंचार्ज जो है वो था अबू जुंदाल। उस अबू जुंदाल को मारा जा चुका है। इस अबू जुंदाल का नाम रोमाना कई बड़े आतंकी घटनाओं में हो चुका था। साथ ही 26/11 अटैक में भी इसके बारे में कहा जाता था, अगर ये वही अबू जुंदाल है तो जिसके बारे में कहा जा रहा है, और जिसके जनाजे के लिए खुद पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत की जो CM है मरियम नवाज, वो खुद पहुंची थी और पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी पहुंचे थे। उसके लिए वो दिखाता है कि
कितना बड़ा ये आतंकी था जिसको पूरा तरीके से जो सरकारी यानी कि उसने आपको स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है, इन आतंकियों को पाकिस्तान की सरकार देती है। और जो तीसरा बड़ा नाम है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिसके बारे में खुद मसूद अजहर ने कहा था कि मैं क्यों नहीं मर गया, वो इसलिए कहा था क्योंकि उसका जो बहनोई है वो मारा गया था, जिसका नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी। उस्ताद इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये वेपन्स हैंडलिंग की ट्रेनिंग देता था। उस्ताद उसी को कहा जाता है जो आतंकियों को वेपन्स की ट्रेनिंग देता है। और ये देखिए ना, ये आतंकवादी अब्दुल रऊफ था, ये आतंकवादी अब्दुल रऊफ था जो यहाँ पर नमाज पढ़ा रहा था, जनाजे की नमाज पढ़ा रहा था। लश्कर का कमांडर अबू जुंदाल, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवादी, जब ये ढेर हुआ था तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर इसको दिया गया और पाकिस्तान के झंडे में इसके शव को लपेटा गया। और पाकिस्तान की मुख्यमंत्री से लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक की तरफ से यहाँ पर जो श्रद्धा सुमन भेजे जा रहे थे, वो गुलदस्ते इनके जनाजों पर रखे हुए थे। ये आतंक के जनाजे थे जो निकल रहे थे और वर्दीधारियों के कंधे पर ये आतंक के जनाजे जब निकल रहे थे, उसी वक्त से आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको बता रहा था, देखो कैसे पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। ये पाकिस्तान की सेना, ये पाकिस्तान के वर्दीधारी खड़े हुए थे, आतंकवादी अब्दुल रऊफ के पीछे नियत बांधे जनाजे की नमाज पढ़ते हुए खड़े थे। और ये नमाज किसके जनाजे की पढ़ी जा रही थी? हिंदुस्तान का दुश्मन अबू जुंदाल था जिसके जनाजे पर यह नमाज पढ़ी जा रही थी। देखिए आप किस तरीके से यहां साठगांठ आतंकवाद और पाकिस्तान की सेना की सामने आ रही थी। ये लश्कर का सबसे बड़ा कमांडर जो मुरिदके में जो मरकज तैयबा था, उसी का ये कमांडर था और उसी के ये जनाजे की नमाज। जनरल बेस्टन और रोमाना, पहली बात तो आपका जोश देख के खूब मजा आ रहा है। दूसरा, आप ये देखिए कि ये जो टॉप 5 आतंकवाद हैं जैशे के और लश्कर के, साफ जाहिर है कि ये आसिम मुनीर के दोस्त थे क्योंकि वही डीजी ISI था, तो ये बहुत पुरानी दोस्ती और सबसे झटका उसी को लगा होगा। इसीलिए प्रेसिडेंट से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ये थे। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, छोटी मछली। छोटी मछलियों के फिनरल में ऐसे कोई नहीं आता है। नहीं आता। जो ये बड़े जो लीडर्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, इनके फिनरल्स में आए हैं, तो पाकिस्तान ने खुद पूरे विश्व को सबसे बड़ा सबूत दे दिया है। और इसीलिए इतने ये इनके खास दोस्त थे, जो ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे, इसीलिए इनको नेशनल फ्लैग में ड्रेप किया और किस प्रकार इनको इज्जत दी गई है। इस तस्वीर को देखकर तसल्ली मिल रही है ना दिल को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया था ना कि सिर्फ आतंकवादी ही नहीं बल्कि आतंकवादियों के आका की कमर तोड़ी जाएगी, ये वही हुआ सर। बिल्कुल यही हुआ है और भारत का ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे, हमारे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक टारगेट्स थे। भारत ने अपना स्ट्रेटेजिक टारगेट्स एम अचीव कर लिया है और इसीलिए तो आसिम मनूरी और उसकी फौज अभी घबराहट में है और इसीलिए ये सारा ड्रोन्स ये वो भी टेररिज्म कर रहे हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल, मिसाइल्स का इस्तेमाल हमारे सिविलियंस के खिलाफ, हमारी मस्जिद, हमारे ये गुरुद्वारे, हमारे टेम्पल्स के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ। ये चाह रहे हैं कि भारत को कैसे ना आपस में ये लड़ाई झगड़े कराएं। भारत एक है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, स्पिरिट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ब्रोकन। एब्सोल्युटली। और सर आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि अब हिंदुस्तान की तरफ से ये जो बाकायदा नाम और इन 5 आतंकवादियों के नाम जो जारी किए गए हैं, वो जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा था, हमने आतंकवाद के अड्डों पर निशाना साधा और हमने इन आतंकवादियों का सफाया किया। पाकिस्तान में हिम्मत नहीं थी इनके नाम बताने की। पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को यह बताया जा रहा था हमारे मरकज पर हमला कर दिया, ये तो दीन के खिलाफ लड़ाई है। और लीजिए भारत आया और भारत ने पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा वॉर पर यह सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। यह इंफॉर्मेशन स्ट्राइक है नीरज, जो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई है, इन नामों को सार्वजनिक करके। नीरज बिल्कुल, ये जो नाम दिए गए हैं इनमें से सब जितने भी नाम हैं ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में आते हैं, रोमाना आते हैं। और ये इनके बारे में यही कहा जाता था कि ये ना केवल सिर्फ कश्मीर में, अफगानिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में ये सब आतंकवाद फैलाते हैं, चाहे जैशे मोहम्मद हो, चाहे फिर वो लश्कर तैयबा हो, इन सब के बारे में। और जो स्टेट फ्यूनरल दिया गया उससे बिल्कुल साफ हो चुका है कि किस तरह से पाकिस्तान में स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स जो है किस तरह से हाथ मिलाकर चलते हैं। ये देखिए IG रैंक, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी जो आ रहे हैं, खुद पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं उनके बिहाफ पर जो है रीत लेइंग हो रही है। यहाँ पर ये देखिए जो फूल चढ़ाए जा रहे हैं इनको, वो इसीलिए क्योंकि इनको पाकिस्तान के राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल फ्लैग में इनको इसलिए ही रखा गया है इनके शवों को, क्योंकि ये स्टेट फ्यूनरल है। उनके यहाँ पर आतंकी और सेना प्रमुख एक ही लगभग एक जैसे ही हैं,
इसीलिए इनका इस तरह का जनाजा निकाला गया था। और इसमें बड़े बड़े आतंकी, इसमें भी जो आपने जो बताया, जो 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 उनका स्टेट फ्यूनरल दे रहे थे, उसमें भी आतंकी ही आए थे जो पढ़ रहे थे उनका वहां पर जनाजे में, बिल्कुल जो नमाज पढ़ी जा रही थी वो। और साथ में आपने देखा होगा एक कैप लगा के खड़ा हुआ है, वो एक है सिविलियन क्लोज में, लेकिन उसने हेड आर्मी की लगा रखी। उसके पीछे देखिए गनधारी देखिए, ये बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, उनको वहां पर संरक्षण दी जाती है क्योंकि उनको डर है कि कहीं इन आतंकियों को मार दिया न जाए। ये सब आतंकी पुलिस ऑफिसर्स, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और साथ ही जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनके बिहाफ पर, क्योंकि वो आ नहीं सकते थे यहाँ पर, उनको डर भी था और ये भी कहीं दुनिया ना देख ले इसके लिए नहीं आए थे वो यहाँ पर। और अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है। ये जो पांचवा नाम है मोहम्मद हसन खान, ये जैश ए मोहम्मद, ये भी एक बड़ा नाम है रोमाना, क्योंकि ये इसलिए बड़ा नाम है क्योंकि जो ऑपरेशंस कमांडर है जैश ए मोहम्मद का, जो कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है, दहशत फैलाता है, उसका बेटा है ये मोहम्मद हसन खान। ये भी ऑपरेशनल कमांडर के तौर पर काम करता है जैश ए मोहम्मद में, ताकि भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया जाए। तो ये 5 बड़े नाम जो हैं ये मारे गए थे उन 150 आतंकियों में से। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। अंकित गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, ये बहुत बड़ी खबर आई है और जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में पहले ही बताया था कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। नाम अभी तक सामने नहीं आए थे, लेकिन जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी कि दुनिया को ये बताने की वो कोशिश कर रहा था, नाकाम कोशिश, कि साहब भारत ने आतंकवाद के अड्डों को नहीं बल्कि हमारे दीन की जो जगह है, दीन की लड़ाई वो बना रहा था, हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। तो भारत की तरफ से बाकायदा ये नाम बताए गए दुनिया को। ये 5 बड़े आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी जो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जो कि प्रोस्क्राइब्ड आतंकवादी संगठन है, उनको चला रहे थे, उनका कामकाज देख रहे थे। ये वो आतंकवादी हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड थे। इसमें नाम उस जो कांधार का हाईजैक हुआ था उसका भी मोस्ट वांटेड भी मारा गया, अबू जुंदाल मारा गया है। और ये वो नाम है जो दुनिया जानती है। और ऐसे में अब जब ये नाम सामने आ रहे हैं तो एक तो पाकिस्तान की पोल खुल रही है और दूसरा पाकिस्तान में जो आतंकवाद है ये उस पर बड़ा प्रहार है, उस पर मोहर लग रही है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, और ये जो 5 लोगों की लिस्ट है इसमें जो 3 लश्कर के आतंकी हैं और 2 जो जैश ए मोहम्मद के। और आपने सही कहा 1999 का है कंधार हाईजैक, जिसके बाद में भारत ने लगातार एक के बाद एक सबूत दिए थे, एक के बाद एक डोजियर दिए थे। लेकिन हुआ क्या, 26 साल तक उसी को ये सुरक्षा घेरे में रखे रहे। और जब उसका जो है नमाज जनाजा जो होता है तो उस दौरान किस तरीके से जो है तमाम जो सेना के अधिकारी, खुद जो सरकार के मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, तो इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान एक तरफ जो कहता है कि देखिए हम तो खुद आतंक का शिकार हैं, आखिर हम क्यों प्रोटेक्ट करेंगे, ये उसकी जो दोहरा चरित्र सामने आता है। ये उसका जो झूठ जो कि वो दुनिया के सामने पिछले जो है 30-40 सालों से बोलता रहा है वो सामने आता है। और यहां तक कि अगर आप बात करते हैं अबू जुंदाल की, तो 26/11 का जो मुंबई हमला तो हमको याद है ही, उसके अलावा भी देश में कई आतंकी हमले हुए हैं जब जो अबू जुंदाल का नाम सामने आया था। और भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को वक्त वक्त पर जो डोजियर दिए गए हैं उसमें अबू जुंदाल का नाम टॉप 3 में रहता है लगातार। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमारे पास में ऐसा कोई सबूत नहीं आ रहा है। कभी कहता है कि नहीं ये गलत जानकारी है, हमारे यहां तो ये है ही नहीं। लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से ये शुरुआती जानकारी आई है रोमाना, ये भी कह देना जरूरी है क्योंकि जो आतंकी मारे गए हैं उनकी संख्या 100 से ज्यादा है। और 5 ये अभी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित आप, ये सिर्फ अभी शुरुआती जानकारी आई है, अभी तो जरा इंतजार कीजिए और बहुत से नाम सामने आएंगे। लेकिन ये जो 5 नाम आए हैं ना सामने, इसके बाद हर हिंदुस्तानी को कम से कम यहाँ पर सुख की सांस लेनी चाहिए, चैन की सांस लेनी चाहिए। ये हिंदुस्तान के बड़े दुश्मन थे और जिस तरीके के ये नाम सामने आ रहे हैं ना, अबू जुंदाल, याद है ना आपको, अबू जुंदाल 26/11 मुंबई की आत्मा पर जो हमला हुआ था, देश की आत्मा पर जो हमला हुआ था, वो जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे जिसमें अजमल कसाब था, उनको ट्रेनिंग देने का काम इन्हीं आतंकवादियों ने तो किया था। अजमल आमिर कसाब आकर ये जुंदाल जैसे आतंकवादियों का नाम ही तो देश में बता रहा था। देश की अदालतों के सामने उसी ने तो खुद पाकिस्तान की पोल खोलने का काम की थी। और अब ये अबू जुंदाल 26/11 मुंबई का गुनहगार, ढेर
ये आतंक के आका जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरिदके में बैठे हुए हैं ये छुपकर, बहावलपुर में बैठे हुए हैं ये छुपकर, पीओके से ये दूर है, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। भारत ने घुसकर इनके गढ़ में, इनकी मांद में जाकर इनका काम तमाम किया है। बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको वॉर रूम लेकर चलूंगी। अपर्णा तैयार है ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अपर्णा। रोमाना, तो आतंक का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारत और इस वक्त की बड़ी खबर वॉर रूम से हम दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के एक और एयरबेस पर धमाका हुआ है। बड़ी खबर दर्शकों को दे रहे हैं, पाकिस्तान के एक और एयरबेस जकोकाबाद एयरबेस पर धमाका हुआ है। अब तक पाकिस्तान के 7 एयरबेस पर धमाके हो चुके हैं और अब जकोकाबाद एयरबेस पर धमाका होने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर रोमाना। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से एक और एयरबेस में हमला हुआ है, धमाका हुआ है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। और ये जो जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान का ये एयरबेस जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बताया जा रहा है। ये जैकबाबाद एयरबेस है, पाकिस्तान का जैकबाबाद एयरबेस, जहां पर यह धमाका हुआ है। इससे पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस हो, रफीकी एयरबेस हो, मुरीद एयरबेस हो, रहीम यार खान एयरबेस हो, इसके अलावा सरगोदा एयरबेस, वहां पर जो धमाका हुआ वो मैंने आपको बताया। और अब ये नई खबर आ रही है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये जैकबाबाद एयरबेस है, यहां पर भी धमाका होने की खबर आ रही है। और इससे पहले सिंध में ही वो सक्कर एयरबेस था, वहां पर भी धमाके की खबर सामने आई थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। शिवांग। जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए जिस तरह से लगातार सुबह से ही, बीती रात से ही लगातार विजुअल्स आ रहे हैं, तो अब इसी कड़ी में एक नया एयरबेस जुड़ गया है जैकबाबाद एयरबेस का, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि वहां पर ब्लास्ट हुआ है, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट वहां पर भी हुआ है। और ये पाकिस्तान की रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण बेस है ये भी, जहां पर पाकिस्तान के कई सारे फाइटर जेट स्टेशन है, कई सारे स्क्वाड्रन स्टेशन है, और वहां पर F-16 के जो 4 प्लेन है वो भी स्टेशन वहां पर हैं। तो अब कुछ जानकारी मिल रही है किस तरीके का नुकसान यहाँ पर हुआ है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है? अभी तक देखिए नुकसान को लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि मतलब किस प्रकार का। मैं रोकूंगी जरा सा आपको शिवांग। ABP न्यूज आपको रखे आगे।